अब अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि आपने देखा होगा कि इसमें एक कंपटीशन की रेस है। अब हर शख्स जो है या डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या वकील बनना चाहता है या सीए करना चाहता है या एमबीए करना चाहता है। कुछ सेट पैटर्न है, इससे बाहर वो नहीं निकलता। उसके अलावा हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक और प्रॉब्लम है कि हमारे जो नौजवान एजुकेशन हासिल करते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। वो एजुकेशन लेने के बावजूद भी अपने कैरियर को डेवलप नहीं कर पाते। लाखों लोग यूनिवर्सिटी से फारूक होते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। इस सब की जो बेसिक वजह है वो 1835 का लॉर्ड मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो हिंदुस्तान में उसने लॉन्च किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉन्च करवाया, बेसिकली वो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने बिजनेस को रन करने के लिए, यानी डेली उनके मामलात को चलाने के लिए उनको वहां पे क्लर्क की तरह के लोग चाहिए थे। यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि लोग इस काबिल नहीं थे कि वो क्लर्की की भी जॉब कर सके। उन्हें कोई लीडरशिप रोल पे तो लोग चाहिए नहीं थे, लीडरशिप तो उन्होंने खुद करनी थी और उनको सिर्फ वैसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ यस सर करें और उनके सामने हाथ बांध के 9 to 5 जॉब करते रहे और उसके अलावा कोई क्वेश्चन ना कर सके। तो जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया, इस एजुकेशन सिस्टम की बेसिक वजह क्या थी, ये शुरू कैसे होता है, पहले आपको मिनिमम बात बताऊं। आप स्कूल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि घंटी रखी हुई है, वो घंटी बजती है तो सारे बच्चे 9 बजे उस घंटी या 8 बजे whatever the time, उस टाइम पे स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनकी कंडीशनिंग की गई है कि 8 बजे से 9 बजे जो भी टाइम है उस टाइम पे आपने स्कूल में आना है। उससे आपने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुए तो उन्होंने आपको क्या करना है, उन्होंने आपको स्नब करना है, मारना है। फिर एक किस्म का, एक मलेशिया किस्म का या एक ही तर्ज का एक यूनिफॉर्म डेवलप कर दिया गया। ये सारी चीजें बाद में जाके फैक्ट्रियों में भी वही यूनिफॉर्म नजर आया आपको, फैक्ट्रियों में भी वही आपको घंटी नजर आई। जनाब आपको घंटी बजेगी तो स्कूल में आना है, घंटी बजेगी तो आपकी छुट्टी होगी, घंटी बजेगी तो वापस आपने क्लास में आना है। तो वो आपको बेसिकली उस घंटी के तौर पे ट्यून कर दिया। फिर क्या कहा जनाब, आपने इंग्लिश जो है ना उन्होंने उसमें लाजम कर दी। अब इंग्लिश की बात आप देख लें, ना चाइना में कोई इंग्लिश बोलता है, ना यूरोप में कोई इंग्लिश बोलता है, ना तुर्की आप जाएं वहां पे आपको इंग्लिश बोलने वाला कोई मिलेगा, ना अरब में जाएं तो कहीं आपको बहुत कोई इंग्लिश की बात समझने वाले मिलेंगे। ये इंग्लिश जो है ये सिर्फ हमारे यहाँ जो है एक क्लास बन चुकी है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो ऐसे आपको ट्रीट किया जाता है कि शायद ये बच्चा किसी काबिल ही नहीं है क्योंकि ये अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यह है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग जो उसकी अपनी जबान में उसको समझ आती थी वो वहां से ही खत्म हो गई, क्योंकि उसको एक क्लास के पीछे लगा दिया कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आपकी नहीं है तो आप आउट ऑफ द मैच हैं, आपकी कोई जो है वो सोसाइटी में वर्थ नहीं है। अब इंग्लिश कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, बल्कि उसको उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी कम्युनिकेशन बनानी थी, आपकी जाती कम्युनिकेशन के लिए नहीं। फिर एक मार्क रख लिया कि 33% आपने नंबर लेने हैं। 33% कम से कम क्राइटेरिया रख दिया कि यार बस इस काबिल हो जाए कि हमारे बात को समझ सके और हमारे लिए हम जो इसको हुक्म दें और उस हुक्म को ये पूरा कर सके। फिर आपने आगे देखा होगा कि उन्होंने ग्रेडिंग कर दी कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। मतलब ये कि ये जितने भी लोग कंडीशनिंग हो रहे हैं ये एक दूसरे की मदद मत करें। अगर इन्होंने एक दूसरे की मदद की तो ये खुद ग्रोथ कर जाएंगे और खुद आगे बढ़ेंगे। आपने अमेरिका में देखा होगा कि वहां सिलिकॉन वैली में कोई स्टार्टअप बनता है तो वो दूसरे स्टार्टअप की हेल्प करते हैं और एक पूरा बिजनेस जो है वो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। इसी तरह आप चाइना में देखें, फैक्ट्रीज बनी, लाखों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको ना फैक्ट्री नजर आएगी, यहाँ पे डिस्ट्रस्ट नजर आएगा, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ये हो चुकी है कि आपने एक दूसरे की मदद नहीं करनी। जैसे ही आप मदद करेंगे या कोई आदमी आपके पास आके काम सीखेगा, जो ही उसने सीखा वो आपको छोड़ के उसने उसी तरह की कॉपी करके दूसरा काम शुरू कर देना है। मतलब डिस्ट्रस्ट भी है और कॉपी पेस्ट कल्चर भी है। खुद से कुछ नहीं करना। किसी भी जगह पे जॉब के लिए आप जाएंगे तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी जो जॉब रखने वाले जो लोग हैं उनको लगता है कि जो इनको काम बताते हैं वही करते हैं, अपने दिमाग से इन्होंने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कंडीशन इस तरह से हुए हैं कि इन्होंने कोई नई चीज नहीं करनी। और सिस्टम इतना पुराना है कि दुनिया में एप्पल फोन जो है उसका iOS का जो सॉफ्टवेयर है जो उनको एप्पल को चलाता है वो हर 2 साल या साल के बाद या 5 साल के बाद चेंज होता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम a+b² = a² + b² + 2ab, इसके अलावा नहीं है, ये चेंज नहीं होता। हमें वही मैथ पढ़ना है, वही अलजबरा पढ़ना है, जिसका आज तक हमें नहीं पता इसकी यूटिलाइजेशन कहां पे है। ना हमारे यहाँ इतने सारे यूनिवर्सिटी से फिनिश होने वाले, ना कोई गोल्ड मेडलिस्ट को छोड़े, ना किसी जगह पे इंटरनेशनली इनको कोई ऑनर मिलता है, ना रिसर्चर बनते हैं, ना टॉप साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है कि एक फैक्ट्रियां बनी हुई हैं आपकी। अगर आप प्राइवेट स्कूल को देखें, यूनिवर्सिटीज को देखें, तो इतनी बड़ी बड़ी हैफ्टी किस्म की ये फीसिस देते हैं और इन द एंड ऐसा प्रोडक्ट 25
25 साल के अंदर तैयार करते हैं, जिस प्रोडक्ट को बाहर निकल के क्या करना है उसको कोई पता नहीं होता। आपके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वालिदैन भी बच्चे को 20 से 25 लाख रुपया उसकी एजुकेशन में खर्च कर लेंगे, लेकिन अगर उसने कोई स्टार्टअप खुद शुरू करना है या कोई काम करना है उसके ऊपर उसको बिल्कुल 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कंपटीशन भी इस तरह का लगा दिया, पीयर प्रेशर भी ये बन गया कि वालिद साहब कहते हैं कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है या वकील बनना है, या इसको जो भी उस वक्त का ट्रेंड है, जो ट्रेंड उस फलाने साहब का बच्चा शेख साहब का ये बन गया, चौधरी साहब का ये बन गया, बस उसी की कॉपी करनी है, कोई नई चीज नहीं करनी। एक दौर में एमबीए का दौर होता था तो सारे एमबीए पे लग गए, और बाद में ये पता लगा कि एमबीए वाला 20,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है तो उसको जॉब नहीं मिल रही। तो एक हमारा ये सिस्टम इस तरह से डेवलप किया गया कि जनाब प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो वो भी एक बिजनेस हब बन गए, वहां पे फीस बढ़ती चली जा रही है। फीस के अलावा आपको वो प्राइवेट स्कूल वाले क्या कहेंगे कि बच्चा हमारे पास रखे, इसके कपड़े भी हम जब आपको कहेंगे फलाना एनुअल फंक्शन है तो उसमें नए कपड़े लेके आने, फलाना पेरेंट्स मीटिंग है तो उसका ये ड्रेस कोड होना चाहिए, एजुकेशन की कापियां किताबें सब उनसे लेनी है, और उसके बाद बच्चे को घर में बैठ के होमवर्क भी आपने कराना है, और वो फिर भी अगर नहीं कर पाया तो आपको एक और टीचर रखनी है जो आके आपके उस बच्चे को जनाब ट्यूशन भी पढ़ाएगी, और उसके बाद भी बच्चे की अगर आपके नंबर नहीं आएंगे तो आपको जनाब स्कूल वाले ये कह देंगे कि आपके बच्चे में आप उसको ध्यान नहीं देते तो वो इसलिए उसका नंबर नहीं आए। यानी सब कुछ आप नहीं करना है, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने फीसिस देनी है, और फीसिस के बाद आपने देखा होगा कि जो उन्होंने टीचर रखे हैं उनको तो बहुत ही कम फीस वो देते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि ये कम से कम फीस में इनको करें। आप सिंगापुर में टीचर्स की फीस देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल पे टीचर्स को वहां पे जो है वो एंटरटेन किया जाता है। अभी आप अगर प्राइवेट स्कूलों को देखें तो प्राइवेट स्कूलों में जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर स्कूल है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहां पे ना बैठने की जगह है, ना वहां पे पानी है, ना वहां पे वॉशरूम्स है, लेकिन एक ऐसा डिप्रेस्ड किस्म का माहौल बनाया हुआ है। और टीचर बेचारा जो है उस बेचारे को, एक टीचर की अगर जॉब है, मैं अगर कश्मीर में बात करूं धीरकोट का टीचर, उसको कहा जाएगा कि तुम जनाब जाके जो है वो ढाक में पढ़ाओ। वो बेचारा धीरकोट से ढाक जाता तो जो पूरा दिन उसका पैदल चलते चलते गुजर जाता है वो बेचारा वहां टीचर स्कूल में पहुंचेगा क्या पढ़ाएगा। कहने का मकसद ये है कि टीचर को डिप्रेस किया है, उसको उतनी एजुकेशन, उसको जो सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं कि सरकारी स्कूलों में वो लेवल ही नहीं रखा हुआ कि बेचारा टीचर जाके वो बच्चों के लिए कोई परफॉर्म कर सके या उनसे कोई प्रोडक्टिविटी ले सके। स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म है। प्राइवेट स्कूलों का हाल मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस हब बन चुके हैं, यूनिवर्सिटीज जो है वो फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। कामयाब बिजनेस आपने करना है तो ये एजुकेशन का सिस्टम खोलते हैं। जो बेचारे वालिदैन हैं और जो स्टूडेंट हैं ये कस्टमर बन चुके हैं मासूम, अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल जाया करते हैं और उस जाया करने के बाद क्या निकलते हैं, यस सर नो सर भी इनको ठीक से नहीं आता। वो उस तरीके से उनके ऊपर एजुकेशन में कोई इनके ऊपर काम नहीं होता। अगर एक स्टूडेंट गलती से कह दे कि उसने जनाब ग्राफिक डिजाइनर बनना है, उसने फोटोग्राफर बनना है, उसने एक्टर बनना है, उसने फिल्म मेकर बनना है, तो आपके वालिदैन की आंखें जो आईब्रोज ऊपर चली जाती हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि जो हम चाहते हैं, जो मैं नहीं बन पाया वो तुमने बनना है। ओ भाई क्यों, आप ये कौन सी रेस की लड़ाई में आपने लगा दिया है? ये तो मतलब मुर्गे लड़ाने वाली जंग है कि बच्चों को एक दूसरे के साथ उस फलाने का ये बन गया, फलाने का। और यही सारी अगर हम कलेक्टिव एनालाइज करें तो ये क्या होता है कि ये एक तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, लीडरशिप नहीं होती, आप यस सर के अलावा कोई बात नहीं कर सकते, आप अपने माइंड से सोच नहीं सकते, और कोई भी ग्रेटनेस आपके अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। कोई आदमी कोई बड़े ग्रेट कंसेप्ट का आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला, जिस तरह आज पाकिस्तान में इमरान खान आउट ऑफ द बॉक्स होता है तो पूरा निजाम लगा हुआ है कि उसको नीचे से हम उसको खींच के नीचे लेके आए। वो ये कह रहा है कि मुल्क ऊपर उठे, पूरा निजाम लगा हुआ है कि उसको खींच के नीचे ले आए। उन्होंने कोशिश की कि यूनानिमस एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, पूरा निजाम अभी कोशिश कर रहा है कि हमें नहीं जरूरत है कोई इनोवेशन करने की। खान साहब ने एजुकेशन में कोशिश की, ये निजाम नहीं चाहता कि उसकी इनोवेशन हो, ये निजाम नहीं चाहता कि ये डिस्पैरिटी जो है वो खत्म हो। इस निजाम को कंडीशन किया गया है कि ये निजाम इसी तरह से चले, एक तरीके से हांके जाएं, कोई आदमी दूसरी बात ना करे, जो एक इनको लाइन दे दी गई है उसी लाइन पे आगे बढ़े, कोई नई इनोवेटिव बात ना हो, कोई एक दूसरे की मदद की बात ना हो, कोई मिलके तब्दीली लाने की बात ना हो, कोई ऊपर बढ़ने के लिए कोई ड्रीम लेने की बात ना हो। सब के सब जो है उनकी कोशिश है कि हम जो है वो नीचे से नीचे जो हमारी पोजीशन है उसी के ऊपर लगे रहे। और इसी की वजह से क्या है कि हमारे यहाँ लीडरशिप की भी कमी है, हमारे यहाँ बच्चों के मुस्तकबिल का भी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बच्चे रोबोटिक बन चुके हैं लेकिन अपना कैरियर डेवलप नहीं करते, कैरियर को उनको पता ही नहीं है कि अपना कैरियर कौन सा चूज करना है। कंडीशनिंग उनकी हो चुकी है, और वही कंडीशनिंग ना सिर्फ
अपनी अपने कैरियर में है, यही कंडीशनिंग उनको वोटिंग में भी चली जाती है, यही कंडीशनिंग उनकी पूरे सिस्टम में आ गई है। तो एजुकेशन जो है ये पहला पिलर होता है जहां से एक शख्स अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर अंदाज से निकाल सकता है। मैं आपको कह रहा हूं कि कोई बाबर आजम ने बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं ली कि आप उसको कहेंगे इतना बड़ा कामयाब आदमी बन गया। इसी तरह से हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं ली तो इतना बड़ा ग्रेट आदमी बन गया। उन्होंने अपने कैरियर से मोहब्बत की। आप जहांगीर खान, जहांगशेर खान, पाकिस्तान में कितने नाम हैं जिनको आप ले सकते हैं, वो बहुत बड़ी एजुकेशन की वजह से इतने बड़े नाम नहीं बने, बल्कि अपने पैशन को फॉलो किया और वो लोग आगे बढ़े। इसी तरह से नौजवान को भी, आज के नौजवान को ये भी सोचना पड़ेगा कि उसने एंटरप्रेन्योर बनना है तो कैसे बनना है, उसने आर्टिस्ट बनना है तो कैसे बनना है। उसको चूज करनी है कि जहां पे जो है फ्लो ना हो, जहां कंपटीशन कम हो, उस जगह पे जाए जहां पे वो अकेला ही रनर हो। और जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, फर्स्ट थर्ड सेकंड का एक लगा हुआ है, एक दौड़ लगी हुई है, उस फर्स्ट सेकंड थर्ड की दौड़ से निकल के उसको एक ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां दौड़ ही कम हो, तो वो एक्सेल ज्यादा करेगा, वो आगे ज्यादा बढ़ेगा। ये पूरा सिस्टम जो है ये आपको वही पुराना घिसा पिटा जो एजुकेशन का निज़ाम है उसी ने आज आपको यहाँ पे लाके छोड़ा है, और इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप लोग क्या समझते हैं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।